Very good morning, students. Today we are going to discuss the last topic from chapter 6 judiciary, and this is our last topic judiciary and parliament. और हम इसमें देखेंगे कि judiciary और parliament के relation कैसे हैं. Apart from taking a very active stand on matters of right, the courts has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as powers of president and governor, were brought under the purview of the courts. स्टूडेंट यहाँ पर जो जुडिशरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, उसकी जुडिक्शन पावर बताई गई हैं कि जो जुडिशरी है वो सिर्फ जो मैटर ऑफ राइट्स यानी अधिकारों से रिलेटेड मैटर है सिर्फ उसी को लेकर एक्टिव नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को जुडिशरी ने टाइम टू टाइम प्रिवेंट किया है, रोका है. अगर पॉलिटिकल प्रैक्टिस के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ की है तो उसको जुडिशरी ने पूरे तरीके से रोका है. इसीलिए जो एरिया है दैट वर कंसिडर्ड बियॉन्ड द स्कोप, पहले जो एरिया कुछ ऐसा होता था जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता था, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पावर्स हैं पहले वो जुडिशियल रिव्यू में इंक्लूड नहीं थी, यानी कि जुडिशरी के जुडिक्शन एरिया में नहीं आती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें भी हमारी जुडिशरी के अंडर ही काम करती हैं. नेक्स्ट देखिए, बहुत बार ऐसा हुआ है, देर आर मैनी अदर इंटेंसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शन टू एग्जीक्यूटिव एजेंसीज. स्टूडेंट, बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे देश में जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं उनको जो है डायरेक्शन दी है. अगर कभी ऐसा कुछ गलत चीज़ जिसमें मिली है, जैसे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिली है, जैसे कि करप्शन हमारे देश में काफ़ी जो हमारी पॉलिटिक्स में पाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अवेयर रहा है. इट गेव डायरेक्शन टू CBI टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट. जो भी ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियन इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, करप्शन में या स्कैम्स में इन्वॉल्वमेंट हुई है उनकी, तो CBI को जो है उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले को सुलझाए. जैसे कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे स्कैम्स हुए हैं, जैसे हवाला केस था, नरसिम्हा राव केस था, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स था, तो वहाँ पर जुडिशरी ने अपना बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले किया है. और ये सारी चीज़ें जो है जुडिशियल एक्टिविज़म की वजह से पॉसिबल हुई हैं. जितना जुडिशियल एक्टिविज़म बढ़ा है तो जो जितने भी ये करप्शन से रिलेटेड मामले हैं उनको कंट्रोल करने में हमारी जुडिशरी उतनी ही सक्सेसफुल रही है. तो स्टूडेंट, इतना टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, जुडिशरी की पावर्स जो है वो आपको समझ आई हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन अ डेलीगेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंस. स्टूडेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, पावर्स को सेपरेट किया गया है, यानी शक्तियों को अच्छे तरीके से बांटा गया है, जैसे कि ताकि एक संतुलन बना रहे, एक चेक्स एंड बैलेंस की सिचुएशन जो है वो देश में बनी रहे. यानी कि जो भी ऑर्गन है, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि जो भी ऑर्गन है उसको उसका काम दिया हुआ है. जैसे पार्लियामेंट को क्या काम दिया हुआ है, मेकिंग लॉज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जीक्यूटिव को क्या काम दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटिंग मतलब जो लॉज या कानून है जो बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है. और जुडिशरी क्या करती है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल डाउन करती है, अगर कोई जो कानून है वो अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है. लेकिन इन सब के बाद भी यहाँ हमारे देश में क्या है, कन्फ्लिक्ट बना रहता है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है हमारे देश में बनी रहती है. अब एक टॉपिक जो है वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी का एक टॉपिक है, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हमारे देश में रही है. राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड था. तो जो पार्लियामेंट है वो क्या चाहती थी, देखिए पार्लियामेंट यहाँ पर क्या चाहती थी और जुडिशरी ने उसको किस तरीके से कंट्रोल किया. तो यहाँ पर जुडिशरी का पावर को देखेंगे, रोल को देखेंगे, और पार्लियामेंट और जुडिशरी के रिलेशन को देखेंगे एक टाइम पे. जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द पार्लियामेंट्स पावर टू रिस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी. तो एक कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे देश में कि जो पार्लियामेंट है वो क्या चाहती थी, वो रिस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के जो एक राइट मिला था, अधिकार था, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती थी, उसको कंट्रोल करना चाहती थी. द पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन चाहती थी उस टाइम पार्लियामेंट, क्योंकि उसको थोड़े लैंड रिफॉर्म्स वर्क करने थे. द कोर्ट्स हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट हैज़ रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में शामिल था. तो जुडिशरी ने उसी टाइम अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती.
उसके बाद क्या था, पार्लियामेंट उसको अमेंड करना चाहती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये प्रोविज़न जो है चेंज कर दे, लेकिन जुडिशरी ने उसी टाइम कहा दैट इवन थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रेजेज, कि चाहे अमेंडमेंट करें एक फंडामेंटल राइट्स को वो सीमित या ख़त्म नहीं कर सकती। तो कंट्रोवर्सीज के टॉपिक जो थे वो क्या क्या बने उसमें, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन अराइज होके आए। फर्स्ट क्या था, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, कि जो निजी संपत्ति का अधिकार है उसका क्या स्कोप होना चाहिए, कितना उसका दायरा होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट पावर टू कर्टल, अब्रिज और अब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, और पार्लियामेंट की का स्कोप कितना होना चाहिए कि वो किसी फंडामेंटल राइट्स को सीमित करे, उसको कर्टेल करे, मतलब उसको प्रतिबंधित करे या उसको अब्रोगेट या उसको थोड़ा बहुत ख़त्म करने की कोशिश करे। तो पार्लियामेंट का कितना स्कोप होना चाहिए। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और पार्लियामेंट का स्कोप कहाँ तक होना चाहिए कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न को अमेंड करे, चेंज करे उसमें। कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो फिर ये हुआ कि क्या पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए एक फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सके या उसको प्रतिबंधित कर सके। तो ये कंट्रोवर्सी के टॉपिक रहे उस टाइम। उसके बाद स्टूडेंट ये जैसे कंट्रोवर्सी बन चुकी थी, तो ड्यूरिंग 1967 एंड 1973 दिस कंट्रोवर्सी बिकेम वेरी सीरियस, ये और भी ज़्यादा सीरियस हो गई। अब इसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें जुड़ गई, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स लॉज इन्फोर्सिंग प्रिवेंशन डिटेंशन, एक ये बहुत सारे केसेस जो हैं सामने आ गए। लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, तो रिजर्वेशन से रिलेटेड था, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड था, जो रिफॉर्म्स लॉज होते हैं, लैंड रिफॉर्म लॉज होते हैं, उनसे रिलेटेड था। रेगुलेटिंग एक्वायरिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड था फॉर पब्लिक पर्पसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोवर्सी में इंक्लूड होते चले गए। एंड लॉज डिसाइडिंग द कंपनसेशन फॉर सच एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वर सम इंटेंसेस ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड द जुडिशरी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ जो है पब्लिक पर्पज़ के लिए करें तो वहाँ पर क्या कंपनसेशन या क्या हर्जाना जो है वो किसी व्यक्ति को देंगे, इससे रिलेटेड जो है ये चीज़ें मतलब उसमें शामिल हो गई। और ये सारे टॉपिक जो है कंट्रोवर्सी के टॉपिक बन गए, जैसे कि रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक था, जो पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड था, डिटेंशन था जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड था कि निवारक नज़रबंदी कानून बनाना था, इससे रिलेटेड ये सारे टॉपिक जो उस टाइम कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गए। अब क्या हुआ आगे, इन 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, और उससे क्या हुआ कि कुछ ऐसा डिसीजन दिया उन्होंने कि जो पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है उसके बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अब यहाँ पर एक केस हुआ था, दिस केस इज़ फेमस एज द केशवानंद भारती केस। ये केस हुआ था, इस केस में क्या था, द कोर्ट रूल्ड दैट देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोबडी नॉट इवन द पार्लियामेंट थ्रू अमेंडमेंट कैन वोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी नहीं उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता, मतलब उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता, इवन पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू भी उसको नहीं ख़त्म कर सकती, वॉयलेट नहीं कर सकती। द कोर्ट डिड टू मोर थिंग्स, अब कोर्ट ने दो चीज़ें और की। फर्स्ट, इट सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जब हमारा बिल्कुल जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, तो कुड बी सूटेबली अब्रिजेज, तो उसको मतलब आप अच्छे तरीके से जो है सीमित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट उस टाइम नहीं था। छेड़छाड़ किसके साथ नहीं कर सकती, सिर्फ जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम जो चीज़ें थी। तो द कोर्ट Secondly, the court reserved to itself the right to decide whether various matters are part of the, और ये कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये मैटर किसके पास होगा, सिर्फ कोर्ट के पास होगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और जो ये कंट्रोवर्सी थी ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। This case is perhaps the best example of how judiciary uses its power to interpret the constitution। और इस केस की वजह से क्या हुआ कि जो जुडिशरी है उसकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ी और ये पता चला कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई उस टाइम। इससे क्या हुआ,
दिस रूलिंग हैज़ चेंज द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द, जो कन्फ्लिक्ट था वो एकदम से मतलब चेंज हो गया। एज वी स्टडीड अर्लियर, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट, और राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो फंडामेंटल की राइट की लिस्ट से निकाल दिया गया इन 1979, एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, और इससे इन दोनों ही जो ऑर्गेन थे इनमें काफ़ी हद तक सुधार हो गया इनके रिलेशन के बीच में। लेकिन आज भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आज भी बचे हुए हैं, आज भी हैं, जो मतलब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बिटवीन द टू, कैन द जुडिशरी इंटरवन इन एंड रेगुलेट द, जैसे कि क्या जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम को, जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट कर सकती है या उनमें इंटरफेयर कर सकती है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू गवर्न इटसेल्फ एंड, क्योंकि देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है या जो पार्लियामेंट है वो अपने आप को खुद को गवर्न करेगी, अपने मेंबर्स के जो बिहेव है उनको भी अच्छे तरीके से खुद ही हैंडल करेगी। थस द लेजिस्लेचर कैन पनिश अ पर्सन हु द लेजिस्लेचर होल्ड्स, अब जो लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस को अगर कोई ख़त्म करने की कोशिश करता है, कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो उस पर्सन के साथ व्यवहार कर सकती है, उसको पनिश कर सकती है। कहना अब जो जिस पर्सन के साथ गलत व्यवहार किया है लेजिस्लेचर ने, सपोज करो उसको, उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी या उसको कोई भी ऐसी चीज़ है उस पर बैन लगा दिया किसी चीज़ का, तो क्या आगे व्यक्ति जो है वो प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकता है, और अगर वो कोर्ट में जा सकता है तो फिर जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है उस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है। कैन अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर अगेंस्ट whom the legislature has taken disciplinary action get protection from the court, जिसके ऊपर जो अनुशासन तोड़ने का जो एक मतलब उसके ऊपर एक ब्लेम लगा है सॉरी, तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन थे, दीज इश्यूज आर अनरिजोल्व्ड एंड आर मैटर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। अब ये जो टॉपिक हैं ये कन्फ्लिक्ट का टॉपिक बने हुए हैं, आज भी ये मैटर जो है कन्फ्लिक्ट के बने हुए हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी जो जजेस के जो भी काम होते हैं, जो उनके डिसीजंस होते हैं, वो कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकते, मतलब ये प्रोविज़न है एक। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी देखा है, पार्लियामेंट में भी देखा है कि जो डिसीजंस जो होते हैं जुडिशरी के द्वारा किए जाते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनको कितनी बार जो है डिस्कस के टॉपिक बने हैं वो जो पार्लियामेंट की जो भी सेशन वगैरह होते हैं। सिमिलरली द जुडिशरी, इसी तरीके से जुडिशरी ने भी बहुत बार जो लेजिस्लेचर के जो बने हुए जो कानून हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, जो इंस्ट्रक्शन दी है उनको क्रिटिसाइज़ किया है। लेजिस्लेटिव जो कंडक्ट होती है, यानी जो एक आचार संहिता होती है, उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की है उसको। तो इससे क्या होता है, द लेजिस्लेचर सीज दिस एज वोलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सवर्जिनिटी। तो इससे दिखाई देता है कि जो जुडिशरी है वो पार्लियामेंट्री सवर्जिनिटी जो होती है उसको कहीं ना कहीं वोलेट करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का भी पार्लियामेंट में इंटरफेयर है जो कि नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट का भी जुडिशरी में इंटरफेयर है काफ़ी हद तक, और कुछ ऐसे मैटर्स पे है जो नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है आज भी बने हुए हैं। दीज इश्यूज इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन एनी टू ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यही चीज़ें हमें दिखाती हैं कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच में जो संतुलन है वो कितना सेंसिटिव होता है, कितना संवेदनशील होता है। और जो डेमोक्रेसी है उसमें सरकार के जो एक पार्ट है या एक ऑर्गेन है उसका दूसरे ऑर्गेन के लिए उसकी रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है, उसके लिए सम्मान देना वो कितना ज़रूरी है। तो ये भी हमने देखा है इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। काफ़ी मतलब अच्छा टॉपिक था ये, काफ़ी अच्छा चैप्टर रहा है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, इसकी जितनी भी वीडियोस हैं उनको बार बार देखेंगे। कंक्लूज़न में तो हम यही देखते हैं, इम्पोर्टेंस ही देखेंगे हम अपनी जुडिशरी की, कि हमारी जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड की बहुत ही बेस्ट जुडिशरी मानी जाती है, बहुत बड़ी जुडिशरी मानी जाती है, और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश का इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा, जिससे कि हमारे देश के लोगों की जो भी उम्मीदें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो कंक्लूज़न तो आप रीड कर लेना इसमें, ये बहुत इजी सा ही टॉपिक है। कंक्लूज़न जो है काफ़ी इजी है, इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है जुडिशरी की। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे। स्टूडेंट ये हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम अपनी सेकंड बुक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ध्यान से लर्न करेंगे, और जितने क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ
आप उसमें से कुछ एक क्वेश्चन ज़रूर राइट करें, क्योंकि जो है आप जितना मैटर आप राइट करेंगे तो आपको उतना और अच्छे से वो लर्न होती हैं चीज़ें। उसके बाद आप अपने थोड़े बहुत मतलब नोट्स जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स इनमें से होती हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।